गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपका कोरिलेशन टॉपिक चल रहा था। कल मैंने आपको बता दिए थे कोरिलेशन के प्रकार। ठीक है, उसमें मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। एक सहसंबंध बताया था, गुणांक सहसंबंध बताया था, और एक मैंने आपको बताया था पारस्परिक सहसंबंध बताया था। एक सहसंबंध में बताया था कि जैसे व्यवसाय अध्ययन है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स की जो विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं होती है, जो जैसे वित्तीय लेखांकन होता है, व्यवसायिक प्रबंधन होता है, बैंकिंग होता है, कंप्यूटर होता है, तो जो शाखा है, जब एक शाखाओं का कॉमर्स के अंदर ही विभिन्न प्रकार की शाखाओं का जब अध्ययन किया जाता है एक शाखा से दूसरी शाखा का, तो क्या माना जाता है? एक सहसंबंध माना जाता है। और रही बात अब सेकंड पारस्परिक सहसंबंध में, तो कॉमर्स के अंदर जो शाखाएं होती है, शाखाएं के अंदर जो पार्ट होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जब एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से क्या करा जाता है? कोरिलेट किया जाता है, तो वो क्या माना जाता है? पारस्परिक सहसंबंध माना जाता है। फिर बात आती है गुणांक सहसंबंध की। इसके अंदर पूरा का पूरा क्लियर है, जब एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है, तो वो क्या माना जाता है? गुणांक सहसंबंध माना, उन विषय का ये गुणांक सहसंबंध माना जाता है। अब आपको ये 3 प्रकार आपको क्लियर हो गए कि जो सहसंबंध है से विषय नहीं हो सकता, बल्कि विषय की शाखा और विषय की शाखाओं के पार्ट से भी रिलेट होता है। अब बात आती है सहसंबंध जो है, अब जो टॉपिक ले रही हूं मैं, ले रही हूं सहसंबंध के उद्देश्य। सहसंबंध के उद्देश्य। पहला, शिक्षण में सहसंबंध के उद्देश्य। शिक्षण में जो समन्वय होता है या सहसंबंध होता है, वो क्या करता है? विभिन्न विषयों के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो जिनमें से प्रमुख उद्देश्य है, पहला है ज्ञान की एकता की जानकारी देना। पहला है ज्ञान की एकता की जानकारी देना। इसका मतलब ये होता है, जो ज्ञान होता है, जब बच्चा एक विषय को दूसरे विषय के साथ कोरिलेट करता है, तो ये माना जाता है कि वो जो ज्ञान है वो एकता के सूत्र में बन जाता है। एक तरह से जो ये ज्ञान होता है वो यूनिटी के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ज्ञान की एकता की जानकारी मिलती है। जब यहाँ पे बात आती है एक बैंक के कार्य की, तो बैंक से रिलेटेड जो लेन देन होते हैं वो हम इसमें सीखते हैं। तो बैंक जो होता है वो एकता की रूप में कार्य कर रहा है, एक तरह से एकता के बारे में। तो जो ज्ञान है, जो बैंक है, उसके अंदर हमें एकता की जानकारी क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। तो ये माना जाता है कि पहला उद्देश्य सहसंबंध का ये उद्देश्य होता है कि किसी भी कंटेंट, कोई भी ज्ञान होता है, उसकी एकता की जानकारी दी जाती है सहसंबंध के माध्यम से। या सहसंबंध जब हम एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय करते हैं, तो हमें एकता की जानकारी मिलती है। ज्ञान को हम एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड आता है इसके अंदर उद्देश्य में, सेकंड आता है शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का पाठ्य विवरण को सरल बनाने का उपकरण करना।
शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या, ठीक है ना, जो पाठ्यचर्या है, जो हमारा शिक्षा क्रम है, जो हमारा कैरिकुलम है और जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो कैरिकुलम है, उसका जो पाठ्य विवरण है, जो हम कंटेंट है, जो जिस प्रकार का हम पूरा का पूरा कंटेंट हमारे सामने रखते हैं, उसको सरल बनाने का उपक्रम करना। मतलब ये माना जाता है कि जब हम एक विषय का या विभिन्न प्रकार की शाखाओं का एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो बच्चों की रुचि के अनुसार, स्तर के अनुसार डेवलप हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है सकता है कि जो कोई एक कंटेंट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, अगर हम उसी कंटेंट को दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करें, दूसरे विषय को संबंधित करते हुए अगर हम पढ़ाएंगे, तो ये माना जाएगा कि जो विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम कैरिकुलम में जो कंटेंट होता है, उसको वो इजी गोइंग में समझ सकेगा। जैसे अकाउंटिंग करना हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीख रहे हैं, लेकिन हम व्यवसाय करना किस में सीख रहे हैं? बिजनेस स्टडी में। तो व्यवसाय किस प्रकार किया जाता है उसका अध्ययन हमें किस में बताया जाए? बिजनेस स्टडी को। अब व्यवसाय अध्ययन की शिक्षा को अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉरिलेट कर देंगे कि किस प्रकार अकाउंटिंग की जाती है, तो बच्चों को वो कंटेंट जो होता है वो इजी लगने लगता है। तो ये माना जाता है कि शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का पाठ्य विवरण को सरल बनाने का उपक्रम करना, ये क्या कार्य करता है? किसी भी पाठ्य वस्तु को सरल बनाने का कार्य करता है। फिर आता है थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है, सॉरी थर्ड नंबर आता है जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करना सही है कि जब तक हम किसी भी कंटेंट को व्यवहारिक जीवन में नहीं लेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक जो भी हमने ज्ञान सीखा वो निरर्थक माना जाता है। क्योंकि किसी भी ज्ञान को, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान को भी अर्जित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सिद्धांतों के साथ साथ उसे व्यवहार में लाना, उसे उपयोगी बनाना, उस ज्ञान को, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये तभी संभव है जब हम एक कंटेंट को विभिन्न प्रकार के विषयों के साथ संबंध स्थापित करते हुए बच्चों को अध्ययन कराएंगे। तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम अगर दूसरे विषयों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चों को जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, जिससे विभिन्न प्रकार की अगर विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आती है, तो वो अपनी समस्याओं को हल करने में, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा क्या रहेंगे? अग्रसर रहेंगे। जैसे बैंक के कार्य हम बिजनेस स्टडी में बता रहे हैं, तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी हम अकाउंटिंग, जितने भी लेन देन बता रहे हैं, जो भी हमने बताया, या डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, या इंटरेस्ट के बारे में हमने बताया, तो बच्चे बैंक में किस प्रकार का कार्य करते हैं, बीमा के लिए हम क्या करते हैं, कैसे चेक पास करवाते हैं, तो बच्चे उसका क्या करेंगे? अपने जीवन में उपयोग करेंगे उन सभी प्रकार के कार्यों का। तो हमने व्यवसाय के अध्ययन की शिक्षा को वित्तीय लेखांकन की शिक्षा के साथ जोड़ के बच्चों को अध्ययन कराया। तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करें। हम ऐसा ज्ञान बच्चों के अंदर प्रदान करें जो हमें एक विषय में नहीं मिल रहा है, उस विषय के अंदर उस कंटेंट को भी विभिन्न विषयों के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से, क्या विषयों के अंदर जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सहसंबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो इसका चौथा उद्देश्य क्या, थर्ड उद्देश्य क्या है? जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करना विभिन्न प्रकार के छात्रों को के अंतर्गत। फिर आता है फोर्थ नंबर आता है कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करना। कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करना। कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ सहसंबंध, ठीक है, एक उदाहरण दे रही हूँ। अब ये सहसंबंध आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ रहे हो और बिजनेस स्टडी में भी पढ़ रहे हो। तो जो आप सहसंबंध फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ रहे हो, तो मैं ये इस कंटेंट के साथ साथ आपको बिजनेस स्टडी से रिलेट करते हुए भी पढ़ाती जा रही हूँ। तो मेरा क्या कर हो रहा है? मेरा समय की बचत हो रही है,
हमें कम समय में आपको अधिक जानकारी प्राप्त कर रही हूँ कि कुछ चीजें जैसे उद्देश्य प्रकार इसमें है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, उपयोग होते हैं, महत्व होते हैं, वो बिजनेस स्टडी में आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस चीज को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सहसंबंध को मैंने व्यवसाय अध्ययन के सहसंबंध में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो वही क्या माना जा रहा है कि मैं कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 बुक पढ़ाने की बजाय एक ही बुक पढ़ानी पड़ रही है। तो जो मैं एक बुक पढ़ा रही हूँ तो इससे और एक्सप्लेन कर पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। तो वही चीज होती है कि हम बिजनेस के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। अब बिजनेस के अंदर ही आप बता दो कि बच्चे अकाउंटिंग किस प्रकार कर सकते हैं, तो हम जब तक हम अकाउंटिंग के अंदर आएंगे उससे पहले ही बच्चों को बिजनेस के माध्यम से क्या होगा, अकाउंटिंग क्रिएट करना आ जाएगा। तो कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को क्या दे रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ। तो इसका ये उद्देश्य होता है कि अगर हमें अपने समय को बचाना है और बच्चों को अधिक जानकारी देनी है तो हमें सहसंबंध के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर आता है 5th नंबर, आता है संकीर्ण विशेषीकरण से छुटकारा दिलाना। मतलब जो अननेसेसरी विशेष रूप से कंटेंट हमारे सामने आते हैं, हमें बच्चों को उससे छुटकारा दिला सकते हैं। क्योंकि हम एक शाखा का, जैसे 3 बुक्स है, 3 शाखाएं एक टॉपिक की, मतलब एक सब्जेक्ट की, तो हो सकता है जो ये बुक है इसके सारे कंटेंट हमें दूसरी वाली बुक्स में मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि संकीर्ण विशेषीकरण से बच्चों को क्या कर देते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं, जिससे बच्चों को एक बुक ना पढ़नी पड़े और दूसरी बुक को इजी गोइंग में पढ़ सके। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। और लास्ट आता है इसके अंदर मानवीय संबंधों का ज्ञान कराना। मानवीय संबंधों का यह आपको पता ही चल रहा है, जब एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के विषयों के चयन के साथ साथ जो उनके सामने जितनी भी परिस्थितियां आएगी, जो समस्या आएगी, जो कंटेंट उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो अपने आप ही क्या करेंगे, उसको रिसर्च करके क्या कर सकते हैं, अपने आप ही उस चीज को समझ सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों को, विभिन्न प्रकार की जो वैल्यूज होती है उसके अंदर उसको विकसित किया जाता है, क्योंकि बच्चे आपस में ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने विषयों को पढ़ सकते हैं। ये आपके थे सहसंबंध के उद्देश्य। अब आपका गृह कार्य है सहसंबंध के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।